जो आप क्लास 10th में हो और 2023 में सामाजिक विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट लेसन के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें 4 क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद में यहाँ पर लेसन 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा। ऐसे ही सारे वीडियो जो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। और ये जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक मैं आप लोगों को समाप्त कर दूंगा। ये सारे वीडियो अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे होंगे। तो यहाँ पर आज के वीडियो में यही बताऊंगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका उत्तर क्या है, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो यहाँ पर जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसमें ऑटो वन जो बिस्मार्क था इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया। जो यहाँ पर प्रसा के राजा थे उन्हीं को क्या किया गया था, जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया था। जो प्रसा के राजा विलियम थे इनको जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो समझ में आया, फिर से देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में जो यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हुआ था इसमें ऑटो वन बिस्मार्क का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद में जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो आप लोग ये एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है उदारवाद क्या है। उसके बाद में क्या है, उदारवाद क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो देखो उदारवाद क्या होता है। उदारवाद लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म कहते हैं। शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उसके बाद में जो लिबरलिज्म है शब्द लैटिन भाषा के लिबर पर आधारित है। जो यहाँ पर लिबरलिज्म है ये शब्द लैटिन भाषा के किसके, लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। जो लेबर का अर्थ होता है ये क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। क्या होता है, स्वतंत्रता होता है। और ये किस भाषा से लिया गया है, जो उदारवाद है, जो यहाँ पर लिबरलिज्म है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। समझ में आया। उसके बाद में नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून का समक्ष सबकी बराबरी। कि इसका मतलब था, जो यहाँ पर उदारवाद का मतलब क्या था कि जो नए मध्य वर्ग के लोग थे इनका उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून में समक्ष सबकी बराबरी होना ही क्या कहलाया था, उदारवाद कहलाता था। तो समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाओगे। तो फिर से देख लेते हैं। उदारवाद लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो लिबरलिज्म है शब्द की लैटिन भाषा के लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उसके बाद में नए मध्यवर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून में समक्ष सबकी बराबरी हो। जो व्यक्ति और कानून क्या है, सबकी बराबरी हो, आज़ादी की कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। यहाँ पर देखो 2 पूछा जा सकता है, या फिर 3 पूछा जा सकता है, या 4 पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जो यहाँ पर 3 पूछा जाएगा तो 3 नंबर का पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा, और जो 4 पूछा जाए तो 4 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये हर साल पूछे जाते हैं तो आप लोग ये ज़रूर ही तैयार करके जाना। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखो इसको सबसे पहले समझते हैं। जो यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर निम्नलिखित व्यापक प्रभाव पड़े। जो दोनों में देखो फ्रांस और यूरोप पर दोनों के बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़े थे। ये कब क्रांति हुई थी, तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर इसका पहला है लुई वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। ये बहुत ही दोनों परिणाम बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही सरल हैं, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। क्या देखो सबसे सिंपल पहला कौन सा है, लुई वंश के शासन का अंत हुआ, उसके बाद में यहाँ पर स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है
समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी हुई गई। बहुत ही सिंपल सा है। देखो, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। मतलब उसमें ना ही कोई भेदभाव होगा और ना ही आपको, मतलब जो यहाँ पर फ्रांस की परिणाम है ये क्रांति के, इसमें देखो सभी को समानता मिलेगी और सभी को स्वतंत्रता मिलेगी और भाईचारे की बात होगी, भावना से भरे हुए समाज की नींव रखी गई। तो सिंपल से दोनों थे, परिणाम आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर अगला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो मारियान और जर्मेनिया कौन थे। जो यहाँ पर मारियान और जर्मेनिया कौन थे, उसके बाद में जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। जो यहाँ पर जिस तरह से उसको चित्रित किया गया इसका महत्व क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग जरूरी तैयार करके जाना। तो सबसे पहले समझते हैं कि मारियान क्या था। देखो, इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखना वीडियो को। यह लोकप्रिय ईसाई नाम है। जो मारियान है यह एक लोकप्रिय, मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, लोकप्रिय या प्रसिद्ध ईसाई नाम है। जैसे यहाँ पर इसमें हिंदुओं में जैसे यहाँ पर भगवान राम का हो गया, और या फिर हिंदुओं में जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी हो गए, ये सारी क्या है, ये लोकप्रिय नाम है। तो उसी प्रकार ईसाई धर्म में यहाँ पर ये मारियान है, ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। उसके बाद में अतः फ्रांस में ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यह नाम दिया। ये नाम किसको दिया, देखो, फ्रांस और अपने स्वतंत्रता के लिए नारी प्रतीक को यह नाम दिया था। किसके लिए दिया था, स्वतंत्रता के लिए नारी प्रतीक को यह नाम दिया है। और उसके बाद में यह छवि जन राष्ट्र के विचार और का प्रतीक थी। जो यह मतलब नाम था या जो छवि थी, जो मारियान थी, यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी और तिरंगा और कलगी थे। क्या थे, कलगी थे। और मारियान की प्रतिमाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं क्या थी, यहाँ पर सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई, ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। जो यहाँ पर मारियान था, इसके देखो सार्वजनिक चौराहों पर इसकी जो यहाँ पर छवि लगाई गई, महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लगाई गई, ताकि जो जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपने तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की जो छवि थी इसमें सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। उसके बाद में अब समझते हैं यहाँ पर जर्मेनिया की क्या था। ये जर्मेनिया थी, ये क्या थी, तो देखो, यह जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। क्या थी, यह जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। यहाँ पर चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जो यहाँ पर जर्मेनिया की ये एक नारी थी, ये देखो क्या, बलूत नामक एक वृक्ष था, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्योंकि जर्मनी में बहुत, जो यहाँ पर जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। जो यहाँ पर बलूत है ये जर्मनी में वीरता का प्रतीक है। इसलिए जो जर्मेनिया थी ये उसके बलूत के पत्तों को क्या करती थी, मुकुट पहनती थी। उसके बाद में यहाँ पर उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर लिखा था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करते। इस प्रकार जर्मनी स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, तो दोनों ये तैयार कर लेना। और ये एनसीईआरटी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार करके जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में देखो 7 सेट होते, तो कम से कम ये यहाँ पर 4-5 सेटों में जरूर ही पूछा जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए आप भी तैयार करके जाना, पता नहीं आपके ही सेट में आ जाएँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।